वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नवोदय विश्वविद्यालय का पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2016 का क्वेश्चन पेपर, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम इकोनॉमिक्स के बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है 2016 का, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई, हमसे ईयर पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया 1945, 1985, 1995, 2005। क्या हुआ था? विश्व व्यापार संगठन, व्यापार में किसी तरह की कोई समस्या है उसको किस तरह से निवारण किया जाए ताकि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड जो है वो सही चलता रहे, तो इस उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और ये वाला जो है 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने कारक बंदोबस्ती सिद्धांत का प्रतिपादन किया? फर्स्ट ऑप्शन है एक्शर-रोलिन, सेकंड ऑप्शन है एडम स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है हेबरलर, फोर्थ ऑप्शन है जगदीश भगवती। अब यहाँ क्वेश्चन में है कारक बंदोबस्ती सिद्धांत। अगर मैं इसका इंग्लिश मतलब बताऊं तो पूछा है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। क्वेश्चन में पूछा है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसने दी है? फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी एक्शर-रोलिन ने दी है। लेकिन हमें समझना है कि फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या बताती है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी साधन गहनता सिद्धांत एक्शर-रोलिन ने जो दिया है वो हमें ये बताता है कि जिस देश में जिस संसाधन की प्रचुरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है उस देश को उसी संसाधन का प्रयोग करके उत्पादन करना चाहिए और उसी वस्तु का एक्सपोर्ट करना चाहिए। यही बात एक्शर-रोलिन ने पूरी थ्योरी में एक्सप्लेन की है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन एक असेशन रीजन का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्यापार शेष अदायगी संतुलन का भाग है। क्योंकि व्यापार शेष में वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। अब इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? पहली लाइन देखो क्या बोली है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है जिसको हम व्यापार शेष बोलते हैं, क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भाग है? पहला ऑप्शन तो यही बोला है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का भाग है। ये बात तो सही है। और क्या बोला है? जो व्यापार शेष है इसमें वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। तो ये बात भी सही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वस्तुओं और सेवाओं का उसको शामिल करते हैं। अब जो है क्या जो कथन के लिए कारण सही है इसको देखने के लिए हम या और इसलिए शब्दों को कारण के साथ जोड़ेंगे और हम ये देखेंगे कि कथन के हिसाब से वो सही है या नहीं। अब देखिए हमें पता लग गया कि दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं। फिर हम कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि व्यापार शेष में वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है इसीलिए व्यापार शेष अदायगी संतुलन का भाग है। हमने देखा, हमने इसीलिए शब्द लगाया और फिर भी जो मतलब है क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए के लिए आर सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्प मूल्य विक्रय का उद्देश्य विदेशी राष्ट्र में डैश वस्तुओं की अत्यधिक मात्रा पहुंचाना होता है। उच्च कीमत पर, निम्न कीमत पर, अस्थिर कीमत पर या समान कीमत पर। अब देखिए अल्प मूल्य का मतलब है कि जो प्राइस होना चाहिए उससे कम प्राइस जो है वस्तु का वो है। ऐसी वाली सिचुएशन क्या होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग के अंदर क्या होता है कि एक उत्पादक क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु को कम कीमत पर बेचता है और घरेलू बाजार में वस्तु की कीमत जो है वो क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही तो बात बोला है, अल्प मूल्य विक्रय का उद्देश्य विदेशी राष्ट्र में कम कीमत पर वस्तुओं की अत्यधिक मात्रा पहुँचाना होता है। डंपिंग का मतलब यही हुआ ना कि विदेशों में क्या कर रहे हैं, हम कम कीमत पर उसी वस्तु को बेच रहे हैं और अपने देश में ज़्यादा कीमतें लेते हैं।
तो यही हुआ ना, कम कीमत पर अधिक वस्तुएं पहुंचाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है संकरणीय मतानुसार आर्थिक नियोजन क्या होता है। हमें पहले पता होना चाहिए कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, तभी तो हम राइट आंसर को चूज कर पाएंगे। आर्थिक नियोजन क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन है, जो भी सब कुछ है, उनका सही तरह से मैनेज करना, उनका सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना, और हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमने नियोजन 5 ईयर प्लान जो बनाई, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, उनको पूरा करना, ये क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब हमें जब इसका मतलब पता है ना कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, गलत ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं और राइट को टिक कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है यह एक ऐसा अर्थतंत्र है जिसमें उत्पादक इकाइयां केवल उतने ही उत्पादन संसाधनों का प्रयोग करती हैं जितना उन्हें केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए जाते हैं। अब देखिए, ये कोई इकोनॉमिक प्लानिंग हुई, यहाँ पर तो सिर्फ एक उत्पादक क्षेत्र के लिए ये बोल दिया कि सिर्फ ये उतने ही संसाधनों का प्रयोग करती हैं जितना इन्हें सरकार या गवर्नमेंट एजेंसी देती है। तो ये तो कोई प्लानिंग नहीं हुई, इसलिए स्टेटमेंट तो आर्थिक नियोजन के बारे में बिल्कुल गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए मात्र लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। क्या इकोनॉमिक प्लानिंग में सिर्फ हम दो काम करते हैं कि सरकार के लिए और जो निजी क्षेत्र काम कर रहा है उसके लिए प्लानिंग करते हैं? तो ये बात भी गलत है, क्योंकि हमने कहा पूरी अर्थव्यवस्था के लिए हमें प्लानिंग करनी है, ना कि किन्हीं दो क्षेत्रों के लिए करनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी गलत है। अब हम दो और पढ़ते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि कौन सी सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। थर्ड स्टेटमेंट में है अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन है आपको सभी का बंटवारा करना है और उनका भावी प्रयोग करते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। यही तो इकोनॉमिक प्लानिंग थी ना हमारी, कि किस तरह से जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें जितने भी संसाधन हैं उनको सही तरीके से सबको बांटो, और हमने जो ऑब्जेक्टिव तय किए हुए हैं अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में उनको पूरा करो। और उनको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव तय करने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक प्लानिंग की सही व्याख्या बताता है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। हमें फोर्थ ऑप्शन तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेशल ड्राइंग राइट किस संस्था से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, यूरोपियन यूनियन, उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखिए स्पेशल ड्राइंग राइट ये क्या है, IMF इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, जो क्या करती है, फॉरेन जो मनी होती है उसका क्या करवाती है, उसका मैनेजमेंट का काम करती है। तो उन्होंने ही क्या किया था, स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो लागू किए थे या फिर अप्लाई किया था, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसका संबंध ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक कब शुरू किया गया। संवेदी सूचकांक का मतलब होता है, जैसे कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमें पता है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इंडेक्स बनाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या पोजीशन है, उससे हमें ह्यूमन डेवलपमेंट का अंदाजा हो जाता है। उसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो क्या करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत और एशिया का सबसे बड़ा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, कि जहाँ पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। प्रतिभूतियाँ कौन सी, जो हम कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में यूज़ करते हैं, उन सारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता है। अब उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए एक सूचकांक जो है कब बनाया गया था, या उसकी शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 1984, 1986, 1988, 1990। ये जो सेंसेक्स जो है, ये जो बनाया गया था 1986 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है, मतलब क्या बात जो है वो बिल्कुल रोंग है। पहला ऑप्शन है सूचकांक संख्याएं परम परिवर्तन का आंकलन करती हैं। जो इंडेक्स नंबर है, क्वेश्चन में बोला है इंडेक्स नंबर जो हम यूज़ करते हैं स्टैट वाले,
उनका काम है एब्सोल्यूट चेंज बताना, एब्सोल्यूट चेंज को बताना। सेकंड है इंडेक्स नंबर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, औसत संख्याएं विशिष्ट प्रकार का औसत होती हैं। अगला है सूचकांक संख्याओं को प्रतिशत में दिखाया जा सकता है या सूचकांक संख्याएं प्रचलन का अध्ययन करती हैं। अब आप ये देखिए सूचकांक इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप का एवरेज तो होते ही हैं, और जो है सूचकांक संख्या इंडेक्स नंबर को आप परसेंटेज में भी दिखाते हो कि 20% इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो इंडेक्स नंबर है वो प्रचलन का अध्ययन कराते हैं कि जो डाटा है हमारा वो कितना फैला हुआ है या कितना उसमें इंक्रीमेंट है, कितना डिक्रीमेंट है, क्या क्या उसका फैलाव है। तो प्रचलन का अध्ययन भी हम इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इंडेक्स नंबर एब्सोल्यूट चेंज को नहीं दिखाता, ये हमेशा आपको रिलेटिव चेंज को दिखाता है। रिलेटिव चेंज का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पिछले मान लो 2012 में मेरा परफॉर्मेंस 100 रहा और 2022 में मैं देख रही हूँ मेरा 120 हो गया, तो मैं क्या कर रही हूँ, रिलेटिवली पिछली परफॉर्मेंस से अपने आप को मेजर कर रही हूँ। तो इंडेक्स नंबर हमेशा रिलेटिव चेंज को आपको दिखाएगा, कभी भी वो एब्सोल्यूट चेंज को नहीं दिखाता। तो इसलिए इसमें जो कथन जो गलत है वो ये है कि सूचकांक संख्याएं परम परिवर्तन का आकलन करती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है यदि एक मूल्य सूचकांक एक वर्ष में 100 से बढ़कर क्या हो जाता है, 100 से बढ़कर क्या हो जाता है, 104 हो जाता है, लेकिन अन्य बातें क्या रहती हैं, समान रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अति मुद्रास्फीति हो गई है, मूल्य स्तर में 4% की वृद्धि हुई है, अर्थव्यवस्था में कोई मुद्रास्फीति नहीं हुई है, अर्थव्यवस्था में अविस्फीति की परिस्थिति है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि आपका प्राइस इंडेक्स पहले कितना था, जो प्राइसेस का जो इंडेक्स है वो 100 था, अब कितना हो गया, 104 हो गया। अब हम इसमें अगर चेंज देखते हैं तो कैसे देखते हैं, हम क्या करेंगे, 104 में से क्या माइनस कर देंगे, 100 को माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 4% आएगा। इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में हमारी कीमतों में 4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्न में से एक कंपनी का दीर्घकालीन वित्तीय विकल्प क्या नहीं है। दीर्घकालीन वित्तीय विकल्प का मतलब है कि एक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो दीर्घकाल में किस विकल्प से नहीं मिल सकता। ऑप्शन है शेयर का अधिगमन, कि शेयर को इशू करके, ऋण पत्रों को अधिगमन, या संचित मुनाफा, या बैंक अधिगमन। शेयर को इशू कर कंपनी पैसा ले सकती है लॉन्ग टर्म में, जो डिवेंचर्स होते हैं उनको इशू करके भी लॉन्ग टर्म में पैसा लिया जा सकता है। संचित मुनाफा, अगर कंपनी ने अपना प्रॉफिट को इकट्ठा कर रखा है तो वो उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकती है। लेकिन बैंक अतिगमन, बैंक अतिगमन का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ये बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है और ये इसे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि कंपनी का दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण क्या नहीं है, बैंक अतिगमन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक किन्हें जाना जाता है। पहले हमें पता होना चाहिए ऑपरेशन फ्लड क्या था। ऑपरेशन फ्लड ये था कि इंडिया के अंदर किस तरीके से हम मिल्क का जो प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्टिविटी है या उसकी जो आइटम्स हैं वो कितनी इंक्रीज हो सके, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना। वाइट रेवोल्यूशन को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको ऑपरेशन फ्लड हम कहते हैं। अब बोला गया है इसके जनक कौन है। ऑप्शन में है डॉक्टर नोमल बोलार्ग, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वजिंग कुरियन, डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर वजिंग कुरियन जो है वो ऑपरेशन फ्लड के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय न्यूनतम थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में या 8वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत का जो 3rd 5 ईयर प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो गया था। उसमें जो हमने टारगेट रखे थे वो हमारे बिल्कुल पूरे नहीं हो सके थे। तो सबसे कम राष्ट्रीय आय
वो हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान में रही थी, वो 2.4% के आसपास जो है हमारी क्या थी, राष्ट्रीय आय रही थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या आंकड़ों के फैलाव का अध्ययन जो है कराता है। आंकड़ों का फैलाव का मतलब है जो आपका डाटा है, जो नंबर्स है वो कितने फैले हुए हैं, वो आपको कौन सा कर्व बताता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेटेड एवरेज, सेकंड ऑप्शन है फैलाव चित्र, थर्ड ऑप्शन है बहुलक, या फोर्थ ऑप्शन है लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व आपका आंकड़ों के फैलाव का आपको अध्ययन कराता है, क्योंकि ये देखिए लोरेंज कर्व आपकी इनकम इनइक्वालिटी को बताता है। और ये क्या बताता है, इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है कि ये लाइन इनकम इनइक्वालिटी को दिखाती है कि अर्थव्यवस्था में किसी तरह की आय के बंटवारे में विषमता नहीं है। लेकिन जब क्या होता है, अब ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, इनकम इनइक्वालिटी को दिखाती है। आपको क्या बता रहा है ये डायग्राम कि हमारा जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत लोगों को इनकम इक्वली नहीं मिल रही। तो आंकड़ों का कितना आपका फैलाव है, ये कर्व हमेशा लोरेंज कर्व ही बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि आंकड़ों का फैलाव लोरेंज कर्व बताता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव एक दूसरे को काटते हैं उसका क्या होता है। अब हमने ये वाला क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में किया है। अब आपको पता है कि मीडियन के अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, और वहाँ पर हम एक मोर देन ओजीव और एक हम लेस देन ओजीव, ठीक है, वो ड्रॉ करते हैं, और उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर क्या होता है, हमारी मीडियन की वैल्यू निकल आती है। तो ये वही पूछ रहा है कि जिस बिंदु पर लेस देन और मोर देन इंटरसेक्ट करते हैं उस पर क्या निकलता है। तो आपको पता है उस पर आपका मीडियन निकलता है, तो यहाँ पर माध्य मूल्य आपको प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन का क्या बना लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नियोजित विकास के महानोबिस मॉडल में डैश की स्थापना पर बल दिया गया है। अब जो है जो पीसी महानोबिस थे उन्होंने किसकी स्थापना पर बल दिया, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की, निर्यात संवर्धन उद्योगों की, या कृषि आधारित उद्योगों की, या पूंजीगत उद्योगों की। अब हमें पता है कि क्या था, पीसी महानोबिस सेकेंड 5 ईयर प्लान के में आए थे, और उन्होंने क्या कहा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए जितना हो सके आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दो, आधारभूत संरचना सुविधाओं को बढ़ाओ। तो उन्होंने पूंजीगत उद्योगों के विकास पर काफ़ी बल दिया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत भारतीय योजनाकर्ताओं ने निम्न में से किस योजना को चुना। फर्स्ट ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य योजना, सेकंड ऑप्शन है आदर्शात्मक योजना, थर्ड ऑप्शन है आवर्ती योजना, एंड फोर्थ ऑप्शन है विवेचनात्मक योजना, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग। जो थी 8 5 ईयर प्लान के बाद हमारी प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग चली थी, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया था कि अगर आपको इकोनॉमी में वेलफेयर लाना है, आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो मार्केट में क्या होता है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की समस्या होती है। ठीक है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है कि किसी चीज़ के बारे में लोगों को सही से क्या है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एक मेन रोल प्ले करेगी, और कहीं ना कहीं ऐसा होने से जब मार्केट में किसी तरह की असूचना नहीं होगी, और फिर जिसकी वजह से जो आर्थिक कल्याण का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा होगा। तो ये वाली जो प्लानिंग थी वो विवेचनात्मक योजना, जिसको हम प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग बोलते हैं, उसको चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर, इंडक्टिव प्लानिंग, इंग्लिश में इसका मतलब इंडक्टिव प्लानिंग था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है 1950 या 51 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है वो जो है कितना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है 56.1%,
सेकंड ऑप्शन में बोला गया है 54.3%, थर्ड ऑप्शन में बोला है 46.9% एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है 51.2%। उस टाइम जो कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में जो योगदान था वो 55 से 56 के बीच रहता था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हम 56 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि 54 कम हो जाएगा तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो है इसके आसपास है 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए 1982 में गठित रंगराजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? रंगराजन एक कमेटी गठित की गई थी 1982 में, उसका संबंध किससे था? फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कृषि सुधारों से, सेकंड ऑप्शन में बोला है विनिवेश से, थर्ड ऑप्शन में बोला है आरबीआई के सुधार एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है व्यापार के सुधार। तो इसका जो संबंध था वो विनिवेश सुधारों से था। क्या था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उद्योग घाटा खा रहे थे, तो सरकार ने क्या किया 1982 में कमेटी बनाई जिसे हम रंगराजन कमेटी के नाम से जानते हैं, कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए निजी क्षेत्र को, जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र को किसी तरह की क्या ना हो, लॉसेज ना उठाने पड़े। तो इस काम को देखने का रंगराजन कमेटी ने काम किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया था? तो हमारा 11th 5 ईयर प्लान जो हमने शुरू किया उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी होनी चाहिए, टारगेटेड ग्रोथ रेट का जो लक्ष्य है वो हमने 9% रखा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय जनसांख्यिकीय संक्रमण के डैश चरण से गुजर रहा है। ठीक है, कि पॉपुलेशन जो आपने अपने माल्थस का डायग्राम करा है पॉपुलेशन वाला, तो वो पूछ रहे हैं कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के भारत कौन से चरण से गुजर रहा है? चौथे से गुजर रहा है, तीसरे से गुजर रहा है, दूसरे से गुजर रहा है, पहले से गुजर रहा है? हमने पढ़ा है कि उस डायग्राम में 4 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या था कि इंडिया में मान लो बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। सेकंड में हमने पढ़ा था कि हमारी बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा होती है, डेथ रेट डिक्रीज करने लग जाती है। थर्ड स्टेज हम पढ़ते हैं कि हमारी बर्थ रेट भी डिक्लाइन करती है, डेथ रेट भी डिक्लाइन करती है। और फोर्थ स्टेज में हमने पढ़ा है बर्थ रेट हो या डेथ रेट हो दोनों ही स्टेबिलिटी की तरफ आ जाती हैं। तो क्या है कि इंडिया जो है इस टाइम थर्ड स्टेज में है कि हमारी बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ रही है डेथ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, तो इंडिया अभी थर्ड स्टेज से गुजर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन भारत निर्माण का एक घटक नहीं है? भारत निर्माण का ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार या कृषि आधारित उद्योग? कृषि आधारित उद्योग भारतीय निर्माण का एक घटक नहीं है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में काउंट होता है, तो ये निर्माणी क्षेत्र में काउंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? अब आपको पता है चाइना के अंदर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। जो उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका नाम क्या है, चीनी जनवादी गणराज्य। अब ये बोला है वो जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी वो कब बनी? ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1943। 1 अक्टूबर 1939 को उनकी जो कमेटी है ये सॉरी इनकी जो पार्टी है वो बनी थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केलकर कमेटी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है गरीबी को खत्म करने के लिए, करों में सुधार के लिए, बीमार औद्योगिक इकाइयों के लिए या सरकारी विनिवेश के लिए? केलकर कमेटी टैक्स सेक्टर में रिफॉर्म से संबंधित थी, करों में सुधार के लिए केलकर कमेटी का गठन किया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत आर्थिक सुधार निम्न में से किस सरकार द्वारा लागू जो है वो किए गए थे? ठीक है, कि जब हमने स्वतंत्रता पा ली थी तो उस टाइम आर्थिक सुधार हुए थे।
तो किस गवर्नमेंट, वो उस समय जो है किस गवर्नमेंट की जो थी सरकार थी। फर्स्ट ऑप्शन है जनता पार्टी की सरकार, सेकंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी सरकार, या थर्ड ऑप्शन है राजीव गांधी सरकार, या पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। अब 1991 में जब क्या हुआ था, एलपीजी को अपनाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव की क्या थी, सरकार थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी का निम्न में से कौन सी कमियां हैं, सही विकल्प का आप चुनाव कीजिए। सांख्यिकी जो स्टैट होता है उसमें सिर्फ आप केवल समग्र समरोह का अध्ययन करते हैं, नंबर्स का ही अध्ययन करते हैं समग्र सभी, या ये केवल आर्थिक संतुलन का अध्ययन करते हैं, कि क्या सिर्फ हम केवल आर्थिक संतुलन का अध्ययन करते हैं, ये परिणाम केवल औसत रूप से, इसके जो परिणाम होते हैं केवल औसत रूप से ठीक होते हैं, यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ पर केवल आता है, केवल क्या दिखाता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, लेकिन स्टैट एक वाइड कॉन्सेप्ट है, हम इसमें बहुत सी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कि सांख्यिकी केवल समग्र का अध्ययन करती है, ये बात भी गलत हो जाएगी। इसमें सिर्फ आर्थिक संतुलन का ही अध्ययन करेंगे, ये बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि केवल आ गया। और यहाँ भी देखिए इसके परिणाम केवल, ये इसमें भी क्या आ गया, केवल आ गया, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। किसी एक चीज़ को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। स्टैट एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो इसमें हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर भी केवल है, तो आपने देखा इसके हर एक ऑप्शन के अंदर ही केवल एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया है। तो यहाँ पर ये सभी जो कमियाँ हैं वो क्या है, स्टैट की हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, इसमें सारे ही ऑप्शन जो है वो हमारे रॉन्ग हैं, क्योंकि सभी के अंदर क्या आ गया है, सभी जो क्वेश्चन है ना, सभी सारे ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में भी देखो आप क्या यूज़ किया गया है, सारे केवल समवर्गों का अध्ययन करना, केवल आर्थिक संतुलन का, केवल औसत रूप से ठीक हो सकते हैं केवल। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ही रॉन्ग हैं, क्योंकि केवल से आप सिर्फ एक चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन का विशालकाय औद्योगिकरण नीति को डैश नाम से जाना जाता है। चीन की एक विशालकाय औद्योगिक नीति का नाम है ये, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, मतलब चीन में क्या हुआ, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई गई थी, उस नीति को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कम्यून प्रणाली, सेकंड ऑप्शन है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, थर्ड ऑप्शन है सर सहारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, और एकल बालक नीति। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये क्या था, उनका एक कार्यक्रम था। जैसे हम इंडिया में क्या करते हैं, अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए टाइम पे कार्यक्रम चलाते रहते हैं, तो क्या था, चाइना के अंदर भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि देश में आर्थिक रूप से भी हम समृद्ध हो सके, ठीक है, कल्याण हो सके। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से एक कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विनिवेश का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या बोला है, विनिवेश का कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि इससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या पहले वाली सही है या दूसरे वाली गलत है। अब देखिए विनिवेश का मतलब होता है जो उद्योग घाटा खा रहे हैं सरकार के, उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। अब उसका विरोध कर्मचारी तो करेंगे ही ना, कर्मचारी तो करेंगे, हो सकता है कि उनकी जॉब छिन जाए, प्राइवेट सेक्टर उनको जॉब पे ना रखे, नए एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रखे। तो विनिवेश से कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मान लो सरकार ने कोई अपनी कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, अब प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पर काम करने वाले लोगों को रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता, या कम सैलरी भी रख सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, इससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किस तरह का बिजनेस है और क्या निजी क्षेत्र उसको किस तरह से काम में लेता है, तो उत्पादन लागत में वृद्धि होगी या नहीं होगी ये आप बेचने से नहीं कह सकते। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट तो ठीक है कि कर्मचारी उसका विरोध कर सकते हैं, या लेकिन ये गलत है कि उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है राधा एक गृहिणी है, को बागान का शौक है, मतलब एक हाउसवाइफ है, उसको बागानी का खेती बाड़ी का शौक है, और वह अपने छोटे से बगीचे से टमाटर के पौधे से 10 किलो टमाटर जो है वो पैदा करती है। ठीक है, मतलब उसका खुद का बगीचा है और उसमें वो टमाटर उगाती है और 10 किलो वो टमाटर पैदा करती है, और 1 किलो टमाटर की कीमत 50 रुपये है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको ये बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। पहले में बोला है कि देश की जीडीपी में, मतलब कि अर्थव्यवस्था में 500 करोड़ की वृद्धि होगी। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है या जो जीडीपी है उसमें 500 की कमी होगी, या राष्ट्र की जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उत्पादन, जब तक उत्पादन के संसाधनों का मूल्य ना दिया हो तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब आप ये देखिए, आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? अब देखिए, अब उसका खुद का क्या था, यहाँ पर कोई ये नहीं बोला कि उसने कितनी क्वांटिटी, बस ये बता दिया कि वो 10 किलो जो है। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या करा इन्होंने कहा कि वो क्या करती है 10 kg टमाटर प्रोड्यूस करती है। अब और उसको सिर्फ प्राइस बता दिया कि 1 kg का प्राइस 50 रुपीज़ है। अब यहाँ कुछ नहीं सोल्व करना। अब बताओ, इसमें ना ये बोला गया है कि वो इन टमाटरों को खुद कंज्यूम करती है, मार्केट में बेचती है, क्या करती है या क्या नहीं। अब वो 10 kg पैदा करती है जो हम अपने लिए वस्तुएं बनाते हैं। अब आपको पता है जो स्वयं उपभोग की वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य पहले ही जीडीपी में ऐड होता है। ठीक है, और ये भी नहीं बोला कि उसने इतने का कंज्यूम कर दिया, किसी को बेच दिया, किसी से खरीद लिया, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट ही नहीं बोली, तो आप इसको सोल्व करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम ये कहेंगे इससे राष्ट्र की जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्व उपभोग वस्तु का मूल्य पहले से ही जीडीपी में ऐड होता है। अब बस यहाँ यही तो बताया है कि प्राइस इतना है, 10 किलो उसने पैदा कर दिया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जीडीपी में ना तो वृद्धि होगी ना कोई कमी होगी, राष्ट्र की जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी एक ऐसा ही, इस तरह से ही कुछ रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है 29 क्वेश्चन के अंदर, कि निम्न जानकारी के आधार पर सही कथन को चुनिए। पहले आप स्टेटमेंट को पढ़िए। एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में 2 फर्म है, ए और बी 2 फर्म है। ठीक है, ए फर्म ने अपना उत्पादन बी फर्म को बेचा, कितने का? 500 करोड़ का बेच दिया, और तथा उसके पास 10 करोड़ का माल बच गया। मतलब ए फर्म के पास क्या बच गया? 10 करोड़ का माल बच गया, और फर्म बी ने अपना माल अंतिम उपभोक्ता को 80 करोड़ का बेचा। ठीक है, अब ये बताना है कि क्या स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात सही है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि ए द्वारा जो मूल्य वृद्धि की गई वो 500 करोड़ की गई। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि बी द्वारा जो मूल्य वृद्धि है वो 80 करोड़ की गई। थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या बोला है, ए द्वारा मूल्य वृद्धि और ए का उत्पादन मूल्य क्या है? बराबर है, या तीनों कथन गलत हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले ए आया, ए ने कितना उत्पादन कितने में बेचा? 500 करोड़ में बेचा। अब इस क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला हुआ ना कि ए जो है बंदा, ए ने 50 करोड़ का बी को बेच दिया। ए ने किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। अब मूल्य वृद्धि तो आप तभी बता सकते हो ना जब ये आपको ये पता हो कि ए ने बनाने में कितना पैसा लगाया। ठीक है, उसको ये भी तो बताना चाहिए था ना कि ए ने जो प्रोडक्ट बनाया जिसको 50 करोड़ का बी को बेचा है उसको बनाने में कितना पैसा लगा। तो जब तक तो आप मूल्य वृद्धि नहीं बता सकते ना उसने कितना मूल्य वृद्धि किया, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि ए के लिए यही उत्पादन का मूल्य है और यही क्या हो गई, उसकी मूल्य वृद्धि भी यही हुई और उत्पादन का मूल्य भी उतना ही है, क्योंकि ए ने कितने में प्रोडक्ट बनाया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए द्वारा मूल्य वृद्धि और ए के उत्पाद का मूल्य बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो राइट हो गया। अब ए बी और डी ये क्यों राइट नहीं हुए, इनको भी देखते हैं। देखो, अगर हम ऐसे जाते कि ए ने बेच दिया किसको? बी को 50 करोड़ का। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, बी आगे कंज्यूमर को कितने का बेच देता है? बी कंज्यूमर को बेच देता है 80 करोड़ का। अगर बी और कंज्यूमर के बीच मूल्य वृद्धि पूछी होती, अगर इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया होता? 30 करोड़ भी दिया होता। क्या दिया होता?
30 करोड़ भी दिया होता तब भी हम उसके साथ जाते, क्योंकि क्या था, ए ने किससे खरीदा, बी से खरीदा, कितने में खरीदा, 50 करोड़ में, और बी ने आगे कंज्यूमर को कितने में दिया, 80 में दिया, तो 50 से 80 कितने करोड़ की वृद्धि हो गई, 50 से 80 30 करोड़ की वृद्धि होगी, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 30 करोड़ वृद्धि दे ही नहीं रखी, तो इसीलिए 30 करोड़ वृद्धि नहीं है। तो इसी वजह से हमें ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ा कि ए ने कितने में उत्पादन बनाया, ए का मूल्य वृद्धि भी वही है और ए के उत्पाद का मूल्य भी वही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन नीचे ही था। देखिए कोई समाचार चैनल है, क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कोई समाचार चैनल है जो क्या करता है, एग्जिट पोल के नतीजे चुनावों के परिणाम दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सही बात है ना, चुनाव जो होते हैं उससे पहले क्या होता है, एग्जिट पोल आता है, उसका रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल में अंदाजा हो जाता है ना कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो यही कह रहा है कि कई समाचार चैनल टीवी पर एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव के परिणाम दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, और कि कौन सी राजनीतिक दल जीतेगा या कौन सा हारेगा। इन एग्जिट पोलों में किस प्रकार का डाटा प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इन एग्जिट पोलों में किस तरह का डाटा प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक डाटा, सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक डाटा, थर्ड ऑप्शन है निरंतर सतत डाटा एंड फोर्थ ऑप्शन है असतत डाटा। अब देखिए अब हमें पता है दो तरह का डाटा हम यूज़ करते हैं मेनली, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक डाटा और क्या है, द्वितीयक डाटा। प्राथमिक डाटा होता है जो हम बिल्कुल खुद जाकर जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टीवी पर क्या देख रहे हैं, एग्जिट पोल देख रहे हैं। टीवी पर एग्जिट पोल देखते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, वो सेकेंडरी सोर्स होता है, जो उन्होंने कहा हमने वही मान लिया। ठीक है, जैसे हम गूगल पर कुछ भी टाइप करते हैं, हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल जो हमें बताता है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे लिए क्या होती है, वही सही होती है। अगर यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जो देखने वाले हैं उनके लिए किस तरह का डाटा है, देखने वालों के लिए ये एक सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, अब जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि देखने वालों के लिए किस तरह का डाटा है, तो देखने वालों के लिए ये सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि हम टीवी पे बैठ के क्या देख रहे हैं, एग्जिट पोल देख रहे हैं, हम खुद जाके सर्वे तो नहीं करके आए। लेकिन जिन्होंने ये डाटा को कलेक्ट किया है, जो टीवी कंपनी में काम करते हैं, जिन्होंने ये डाटा को कलेक्ट किया है, तो उनके लिए तो ये प्राइमरी डाटा हुआ ना, क्योंकि लोगों के पास वो गए तब उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। लेकिन हम टीवी पे एज ए व्यूवर देख रहे हैं उसको, तो ये डाटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एक सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन डिटेल में कंप्लीट होते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन है, जो बाकी के बचे हमारे 50 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमारे बच गए हैं उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करेंगे। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। अगर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स हैं, KVS के हों, NVS के हों या अदर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर हों, तो आप मुझे मेरी ईमेल ID economicsbydd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।